प्रिय साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही विश्व में पूजनीय रही है, आदरणीय रही है। कुछ है हमारे आदर्श ऐसे हमारी संस्कृति के, जिसके कारण विश्व हमेशा भारत को विश्व गुरु की उपाधि देता आया है और आज भी हमारी संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों को ग्रहण करता आ रहा है। कई महत्वपूर्ण चीजें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जो विश्व ग्रहण करता रहा है, उसमें हम अभी ताज़ा उदाहरण देखते हैं। मोदी जी ने 21 जून को योग दिवस मनाने की शुरुआत की, विश्व ने इसका अनुकरण किया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति विश्व में अजर अमर रही है। आज भी उसमें ऐसी हस्ती है, यानी ऐसी कुछ विशेषताएं हैं कि आज भी इस संस्कृति को हम जीवित बना के रखे हुए हैं। उसी संस्कृति का हिस्सा हमारी सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक, सिंधु हड़प्पा सभ्यता। उसको हम पॉइंट वाइज सारगर्भित समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, ज़रूर इसे लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम प्रस्तावना के रूप में शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या नाम इसको हम दे सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम साधारणतः 3 नामों से इसे जानते हैं। नंबर 1 हम बात करें सिंधु सभ्यता, नंबर 2 हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता, और नंबर हम 3 बात करें तो इसे हड़प्पा सभ्यता। इन नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। विद्वानों ने इन नामों से इसे सुशोभित किया है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को। दूसरी बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है दजला फरात और जो नील घाटी की सभ्यताएं विकसित हुई है, उसकी समकालीन सभ्यता हमारी मानी जाती है, क्योंकि इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी। इस सभ्यता में उस समय विशिष्ट नगर नियोजन एक विशेष व्यवस्था के अनुसार नगरों की व्यवस्था बसाए गए थे और पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों का प्रयोग होता था। एक ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता जो उस सभ्यताओं के समकालीन इसको रखती है। तीसरी बात हम बात करें प्रस्तावना के रूप में, सन 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी ने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया था, इस सभ्यता को खोजा था। वर्तमान में जब उसे राय बहादुर साहनी ने इसे खोजा तो उन्होंने रावी नदी के तट पर सिंधु सभ्यता की खोज की, जो वर्तमान में पंजाब प्रांत यानी पाकिस्तान में विस्तृत है। इसके बाद सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया सबसे पहले? तो सिंधु सभ्यता का नाम देने वाले हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार सर जॉन मार्शल। सन जॉन मार्शल ने सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिए। प्रश्न बन सकता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि सिंधु सभ्यता का नाम सबसे पहले किसने दिया है? तो सिंधु सभ्यता का नाम सबसे पहले दिया है सर जॉन मार्शल ने। सर्वेक्षण की जो वर्तमान आधुनिक पद्धति है C14, रेडियो कार्बन 14 बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन
प्रणाली C14 रेडियो कार्बन प्रणाली 14 जैसी नवीन पद्धति जो है उसके द्वारा इस सभ्यता की जो अवधि है, खोज की अवधि है, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसकी तिथि मानी गई है। C14 या रेडियो कार्बन 14 जो हमारी नवीनतम प्रणाली है इसकी खोज की, उसके द्वारा इसका अनुमान लगाया गया है। इतनी पुरानी हमारी सभ्यता के अवशेष हमें ये ज्ञात करवाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता कितनी विशिष्ट थी उस समय। प्रसिद्ध विद्वान स्टुअर्ट पिगट ने ये कहा कि जो सिंधु सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य के जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन दोनों को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा है। क्या कहा है इनको? जुड़वां राजधानियां कहा है। जुड़वां राजधानियां। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को साम्राज्य सिंधु सभ्यता के साम्राज्य विस्तार की जुड़वां राजधानियां की संज्ञा दी है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है कंप्यूटेशन लाइन के अंदर की चीज़ किसने बताई है? स्टुअर्ट पिगट ने बताई है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की जो प्राप्त साक्ष्य हैं मोहनजोदड़ो और की जनसंख्या जो है विस्तृत प्रजाति है वो 4 प्रजातियों में बटी हुई थी उस समय। 4 प्रजातियां कौन कौन सी थी? प्रजाति नंबर 1 अल्पाइन, प्रजाति नंबर 2 मंगोलाइड, नंबर 3 भूमध्य सागरीय प्रजाति और नंबर 4 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। ये 4 प्रजातियों के अंदर उस समय बटी हुई थी। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की वो विशेषताएं, जो विशेषताएं इसको सबसे अलग करती है और आज तक इसकी आदर्श हमारी संस्कृति रही है। आगे देखिए सिंधु हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। सबसे पहले हम नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। नगर नियोजन तो सिंधु सभ्यता में है वो जाल पद्धति पर आधारित था। किस पर आधारित था? जाल पद्धति पर आधारित था। सड़कें आपस में एक जाल सा बनाती थी, अलग अलग समकोणों पर सड़कें कटती थी। नगर नियोजन के अंदर एक बस्तियों का जाल सा इसमें था। ठीक है, अच्छी गलियों की व्यवस्था हुआ करती थी इसमें। ठीक है, ये जाल पद्धति नगर नियोजन की विशेषता है। दूसरी बात हम नगर नियोजन के देखें तो रक्षा प्रसार के साक्ष्य मिले। रक्षा प्रचार के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से रक्षा प्रचार, उस समय रक्षा प्रणाली कितनी विकसित हुआ करती थी हमारे भारत की, ऐसे साक्ष्य मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा से मिले हैं। ठीक है, सड़कें जो उस समय हुआ करती थी, मुख्य सड़कें, वो सड़कें कच्ची व पक्की, दोनों प्रकार की जो सड़कें हैं वो कच्ची व पक्की बनती थी तथा समकोण
समकोण पर सड़कें आपस में कटती थी। ठीक है, आज हम देखते हैं सिंगापुर का मॉडल है, जयपुर का मॉडल है, और उस मॉडल से आप भली भांति वाकिफ हैं। जयपुर की सड़कें समकोण पर कटती है, मुख्य सड़कें। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करती थी उस समय। ठीक है, और इसकी विशेषता हम नगर नियोजन की देखें तो जो मकान बनते थे वह कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो वासी थे वो अपने मकान बनाते थे कच्ची और पक्की ईंटों से। दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं उस समय किस प्रकार की थी? तो जो शासन वणिक जो शासन है वो शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में था शासन। ठीक है, शासन किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में था। एक प्रसिद्ध विद्वान जो हंटर है, हंटर कहते हैं कि उस समय जो है मोहनजोदड़ो का शासन है राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। ये हंटर का कथन है। हंटर विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान कहते हैं कि उस समय जो शासन है वो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। किस प्रकार का था? जनतंत्रात्मक। जनतंत्रात्मक का अर्थ है कि जनता की भागीदारी उस समय होती थी। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई शासन प्रणाली भी उस समय हुआ करती थी। इस प्रकार की व्यवस्था राजनीतिक हुआ करती थी उस समय। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ये कहते हैं, प्रसिद्ध विद्वान, कि जो शासन करता है वो पुरोहित जो वर्ग है उसके हाथ में था। पुरोहित वर्ग एक संपन्न वर्ग था। ठीक है, उसके हाथ में शासन, ये मानते हैं स्टुअर्ट पिगट, प्रसिद्ध विद्वान है, ऐसा उनका मानना है। तो इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हम पॉइंट टू पॉइंट मुख्य बातें इसमें ले रहे हैं। ठीक है, अगली बात हम करें सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी ये आप देखिए। सामाजिक व्यवस्था, समाज जो है वो पुरोहित, शिल्पी, व्यापारी, अधिकारी आदि इनमें विभाजित था। सामाजिक व्यवस्था इन वर्गों में उस समय विभाजित थी। ठीक है, इस सभ्यता के जो लोग हैं वो शाकाहारी एवं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे उस समय सिंधु सभ्यता में। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी। आभूषणों का जो प्रयोग है महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे। महिलाएं और पुरुष दोनों, महिलाएं भी आभूषण पहनती थी, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है, इसके बाद की बात हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव जीवन का अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। तो उस समय आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार, इस प्रकार की तीनों प्रक्रियाएं उस समय विद्यमान थी सिंधु घाटी सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार के लिए। ये भी सामाजिक जीवन के अंतर्गत ही
आता है। ठीक है विद्यार्थियों, धार्मिक जीवन और धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की उस समय थी, तो उस समय हम देखें तो मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, मातृ देवी प्रकृति को मान जाता था, क्योंकि शुरू में मानव प्रकृति के अधीन रहा है, तो वो प्रकृति को मातृ देवी की उपमा देता था। ठीक है, उसके बाद पुरुष देवता के रूप में पशुपतिनाथ को माना जाता था। ठीक है, वृक्ष को देवता माना जाता था, जल है उसको देवता माना जाता था, वायु को देवता माना जाता था, प्रकृति की जितनी भी सर्वशक्तिमान चीज़ें हैं उनको वो देवता के रूप में पूजते थे। प्रत्यक्ष जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती थी वो उनकी पूजा करते थे। ठीक है, ये उस समय धार्मिक व्यवस्था प्रचलित थी। तो दूसरी बात, धार्मिक दृष्टिकोण में इहलौकिक एवं पारलौकिक इहलौकिक और पारलौकिक व्यवहारिक दृष्टिकोण विद्यमान था। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है सिंधु सभ्यता में विकसित था। ठीक है, ये सिद्धांत होता है। इहलौकिक का अर्थ ये होता है कि जो इस दुनिया में हम जो कर्म कर रहे हैं, जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमें आगे उस प्रकार का जीवन मिलेगा। पारलौकिक का संबंध जो परम शक्तियाँ थी, परमात्मा रूपी शक्तियाँ, उससे संबंध था। उन दोनों का समन्वय जो दृष्टिकोण है उस समय विकसित था। ठीक है, मूर्ति पूजा जो है मूर्ति पूजा की जो अवधारणा है वो अवधारणा सिंधु सभ्यता की देन है। आज भी हम देखते हैं आधुनिक जीवन में हिंदू जो धर्म है और जो प्रमुख कई धर्म है वो मूर्ति पूजा को मानते हैं। तो मूर्ति पूजा की जो अवधारणा है वो सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है। ठीक है, वर्तमान में भी जो भारतीय दर्शन है वो काफ़ी जो आदर्श है वो सिंधु सभ्यता से आज भी उनके आदर्श बने हुए हैं। ठीक है, आज भी उन चीज़ों को हमारी भारतीय संस्कृति ग्रहण करके और विश्व को काफ़ी संदेश दे रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली विशेषता में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग का आर्थिक तंत्र किस प्रकार से था, किस प्रकार का वो आर्थिक जीवन जीते थे, उनका इनकमिंग स्रोत क्या था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो सिंचित कृषि अधिशेष का अर्थ है कि जो कृषि वो करते थे सिंचाई के माध्यम से करते थे। ठीक है, अपना जीविकापार्जन का भंडारण करने के बाद में जो अन्न उनके पास शेष बचता था उन बचे हुए अन्न से वो व्यापार करते थे। ठीक है, उसे बोलते हैं सिंचित कृषि अधिशेष। इस प्रकार की प्रणाली पर उनका जीवन आधारित था, उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। ठीक है, आंतरिक और बाह्य व्यापार प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, छोटे मोटे जो उद्योग चलते थे उस समय विकसित थे, सारे के सारे जो है वो प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आते थे। ठीक है, नंबर दो बात जो सिंधुवासी है, सिंधुवासी गेहूं और जौ की फसल बोते थे। मुख्यतः किसकी फसल बोते थे? गेहूं और जौ की फसल ये बोते थे। ठीक है, नंबर 3 हम बात करें तो सिंधुवासी सर्वप्रथम जो कपास उत्पादन का श्रेय है विश्व के अंदर, सबसे पहले हम बात करें इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले
कपास उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? कपास उत्पादन का श्रेय सिंधुवासियों जाता है। कपास उत्पादन के जो साक्ष्य हैं हमारी सभ्यता से मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कपास उत्पादन की जो विधि है वो सबसे पहले सिंधुवासियों ने विश्व को दी। ठीक है, ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है, ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जहां गाय से संबंधित कोई मूर्ति हो। ठीक है, गाय की आकृति खुदी हुई हो, ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिंधु वासियों का संबंध गाय से नहीं था। ऐसा साक्ष्य मिला है कि गाय की जो आकृति है ऐसी कोई मूर्ति वहाँ या कोई आकृति नहीं मिली है। ठीक है, अगली चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कुब्बड़ वाला जो सांड है, कुब्बड़ वाला सांड के अवशेष मिले हैं। कुब्बड़ वाला सांड की जो आकृति है इस सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, कुब्बड़ वाले सांड की। ठीक है, देखो दोनों में विरोधाभास जरूर है, लेकिन विद्वानों का तर्क ये है कि कुब्बड़ वाले सांड की जो आकृति है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज इसकी और है, वो क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गुजरात का जो सुरकोटड़ा स्थान है, कौन सा स्थान है भी? सुरकोटड़ा स्थान है। ये सुरकोटड़ा स्थान कहाँ है? गुजरात में है। अवशेष मिले यहाँ से सुरकोटड़ा से। इस स्थान से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। किसके अस्थि पंजर मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। जो कहा जाता है कि वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, 2000 ईसा पूर्व के आसपास के ये माने जाते हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि उस समय घोड़े के अस्थि पंजर मिलने का साक्ष्य मिलने से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि उस समय सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो घोड़े का उपयोग करते थे युद्ध काल के अंदर। ठीक है, सवारी में घोड़े का उपयोग होता था। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने संक्षिप्त आपको बताया है। हिस्ट्री का ये हमारा प्रथम प्रयास है आपके सामने। ठीक है, आपको कैसा हमारा प्रयास लगा? आप इसे लाइक कीजिए और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।